नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, जनेंद्र कुमार द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण निबंध आज पढ़ने जा रहे हैं। निबंध का नाम है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन निबंध के माध्यम से लेखक ने अर्थशास्त्र की प्रमुख धारणा के अंतर्गत बाजार का यथार्थ रूप दिखाने की कोशिश की है, उसकी सार्थकता पर सवाल उठाए हैं। लेखक ने अपने परिचितों और मित्रों के अनुभव के अनुसार बाजार की महत्ता को दर्शाया है और लेखक यहाँ पर बताते हैं कि यदि हम इसका उपयोग फिजूल खर्ची न करके केवल आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदें तो बाजार की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। हम क्या करते हैं कि बाजार जाते हैं, हमें कोई एक वस्तु खरीदनी होती है, लेकिन बाजार की गिरफ्त में आकर हम वो वस्तु लेना ही भूल जाते हैं और अपने सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। बाजार की चकाचौंध हमें एकदम निर्मूल बना देती है। हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं। तो यहाँ पर लेखक ने यही बताने की कोशिश की है कि भली बातें समझाने की कोशिश की है कि बाजार की सार्थकता किस प्रकार सिद्ध हो सकती है और हम क्यों फिजूल खर्ची करके अपने अर्थशास्त्र की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। जनेंद्र कुमार, जिनका जन्म 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं। परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, ये सब हैं। इनको बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान मिला है, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी दिया गया और इनका निधन 1990 में हो गया था। त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यास के रूप में प्रभुत्व प्रतिष्ठा दिलाई, जो कि 1937 में प्रकाशित हुआ। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली। कथाकार होने के साथ साथ जनेंद्र एक गंभीर चिंतक के रूप में भी रहे। बहुत सरल और अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति, दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश भी की है। बाजार दर्शन आज हम जो निबंध पढ़ने जा रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले शुरू हो गई, पर कई दशक पहले हमने लिखा कि जनेंद्र का लेख आज भी इसकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। तो यहाँ पर जनेंद्र कुमार ने इसका मूल भाव समझाने की कोशिश की है। कभी दार्शनिक अंदाज में समझाया तो कभी किस्सागो की तरह, कोई किस्से सुनकर किस्सों के रूप में समझाया है। तो किस तरह से बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। तो बाजार क्या है और बाजार की गिरफ्त में हम किस तरह फंस जाते हैं, ये हमने समझा है और इस पाठ के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से लेखक की शैली में और अधिक समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट, मैं एक एक लाइन को अच्छे से समझाऊंगी, आप वीडियो को अंत तक देखें। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे नहीं लगता कि मेरे समझाने के बाद किसी प्रकार का डाउट होगा। फिर भी एक्स्ट्रा अगर जानकारी लेनी है और इस पाठ से भी कोई किसी प्रकार की समस्या है तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और नहीं पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवगत करवाएगा कि कौन सी कमी इसमें रह गई है। चलिए शुरू करें। बाजार दर्शन। लेखक यहाँ पर बताते हैं, एक बार की बात है, कहता हूँ, मित्र बाजार गए थे तो कोई एक मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। तो लेखक क्या बता रहे हैं कि उनके मित्र जो हैं वो एक बार बाजार गए और छोटी सी मामूली सी चीज़ लेने गए, लेकिन बंडल उनके पास थे, बहुत सारा सामान वो लेकर आए। तो लेखक ने कहा, ये क्या? वो बोले, ये जो साथ थी। अब ये जो साथ थी का मतलब उनकी पत्नी, मित्र जो थे उनकी पत्नी साथ थी और ये इशारा किया है कि ये साथ रहती हैं, जहाँ
पत्नी महोदय साथ रहेंगी, वहाँ खर्चा तो होना ही है। तो इस तरह से पत्नी की ओर इशारा किया। उनका आशय ये था कि ये पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। तो यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि उनके मित्र कहते हैं कि मैं तो पत्नी की महिमा का कायल हूँ। और यह आज की बात नहीं है, ये तो आदिकाल से ये परंपरा है कि बाजार में जो खरीदारी होती है उसके पीछे कहीं न कहीं महिलाओं का ही हाथ होता है। वो ही बाजार जाती हैं और वो ही ज़्यादा बाजार की चकाचौंध में आकर्षित होती हैं और सामान खरीदना उनका ही काम होता है, उनकी ही भूमिका ज़्यादा उसमें होती है। तो ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, ये स्त्रीत्व का प्रश्न है कि ये हर इंसान के का काम नहीं है, ये तो सिर्फ महिलाएं ही करती हैं। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है वह ये कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। तो पहली बात तो ये कि ज़रूरी नहीं है कि महिला ही मतलब स्त्री ही पत्नी ही बाजार की चपेट में आती है। खरीदारी सभी करते हैं, लेकिन नाम पत्नी का या महिला या स्त्री का ले लेते हैं कि उनकी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती हैं और उनके हिसाब से खरीदारी होती है। उनकी ओट में खरीदारी सभी करते हैं, बाजार की गिरफ्त में सभी फंसते हैं। तो और दूसरी बात है मनी बैग, मतलब जिसके पास पैसा होगा वो बाजार की गिरफ्त में फंसेगा ही फंसेगा। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो वह क्या खाक पावर है। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि पैसा पावर है, इस बात में झूठ नहीं है। पैसा पावर है, पैसे में ताकत है, लेकिन आसपास अगर माल नहीं होगा खरीदने के लिए तो पैसे की पावर कैसे दिखेगी? फिर पैसे का पावर नहीं होगा, फिर क्या खाक पावर होगा उसका? माल खरीदोगे, कोई अगर जेब भर के पैसा ले जाता है और ख़रीदता है सामान, परचेजिंग पावर दिखाता है, तब भी हम कहते हैं कि भाई ये पैसे की पावर है। लेकिन अगर उसके आसपास में कोई माल ही नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं है खरीदने की, तो फिर पैसे का पावर कैसे दिखेगा? फिर अकेला पैसा पावर अपने आप में नहीं हो सकता, तो उसके लिए बाजार की ज़रूरत होती है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। तो लेखक बताते हैं कि बैंक हिसाब देखेंगे तो भी पैसे का पावर पता चलता है, और मकान कोठी देखेंगे तो भी पैसे का पावर पता चलता है, लेकिन ये तो बिना दिखाए भी दिख जाते हैं। असली रस तो पावर का तब आता है जब कोई परचेजिंग करता है, तब असली बात सामने आती है कि इसमें पैसे का पावर है। तो परचेजिंग पावर मतलब क्षमता, पैसे की कोई चीज़ को खरीदने की क्षमता जब इंसान दिखाता है तो पता चलता है कि पैसे की पावर दिख रही है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। संयमी मतलब कंट्रोल में भी होते हैं। वो मतलब सबकी तरह ऐसे बाजार की गिरफ्त में नहीं आते, बाजार की चकाचौंध में नहीं फंसते। तो कुछ लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। तो लेखक ने यहाँ बुद्धिमान किसको बताया है? जो पैसे को फिजूल खर्च नहीं करते, और जो सामान को, कुछ सामान को वो फिजूल ही समझते हैं, खरीदना ज़रूरी नहीं समझते, और पैसों को वो फिजूल बहाते भी नहीं। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्ण वह पैसे को जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चित समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं। तो वो मानते हैं कि हमें मतलब पैसे का प्रयोग करके दिखाना नहीं है, हमारे लिए कुछ ज़रूरी नहीं है। उनका दृढ़ निश्चय होता है, मन में निश्चय रहता है कि पैसे का प्रयोग करके दिखाना, उनको ये दिखावा नहीं करना है। और पावर परचेजिंग मतलब परचेजिंग पावर है, वो सबके सामने उनको दिखानी नहीं है। उनका दृढ़ निश्चय होता है कि उनको पैसे किस में लगाने हैं, किस में नहीं, कितने जोड़ने हैं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। तो वो मतलब क्यों गर्व महसूस करते हैं? कि वो बाजार की गिरफ्त में नहीं फंसे,
और उन्होंने फिजूल खर्ची नहीं की जबकि पैसे जोड़े हैं। इसी बात को लेकर वो मनी मन खुश होते हैं। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। मैंने कहा, ये कितना सामान ले आए? तो मित्र से लेखक पूछते हैं कि ये इतना सारा सामान क्यों ले आए? तो मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया और कहा, ये देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। तो मित्र कहते हैं, ये देख लो, सब पैसे उड़ गए, अब तो रेल टिकट के लिए भी नहीं है, इतना सारा सामान खरीद लिया। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। कितनी अच्छी बात कही है कि अगर मनी बैग में और पैसे होते तो शायद इससे भी ज़्यादा सामान आ जाता। तो ये सामान तो ज़रूरत का तो हो नहीं सकता, क्योंकि पैसे जितने थे सारे खर्च कर दिए। इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो ज़रूरत के हिसाब का सामान आया है। ये तो परचेजिंग पावर दिखाने के हिसाब से आया है कि इतना पैसा था, हम इतना सामान ले आए, और अगर और पैसा होता तो और सामान आ जाता। तो इस तरह से ये परचेजिंग पावर है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा, ये इतना कुछ नाहक ले आए? नाहक मतलब बेवजह ही आप इतना कुछ उठा लाए? तो लेखक यहाँ बताते हैं कि इसमें बाजार का भी महत्व है। अगर पैसे पास में हों और बाजार नहीं हो, सामने कोई वस्तु दिखाई नहीं दे, तो फिर पैसे खर्च नहीं होते, फिजूल खर्ची नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि बाजार तो हो लेकिन इंसान के पास पैसा नहीं हो तो भी बाजार अपनी गिरफ्त में किसी को फंसा नहीं सकता। तो जब लेखक ने अपने मित्र से पूछा कि इतना कुछ नाहक ही ले आए, तो मित्र क्या बोलते हैं, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही है जो ना फंसे। तो मित्र बताते हैं कि बाजार तो है ही ऐसी चीज़, वहाँ जाओ तो उसके जाल में फंसे बिना कोई नहीं रह सकता। जो बेहया है मतलब बेशरम है, जिसको लज्जा नहीं है, वो ही शायद उसके जाल में फंसने से बच सकता है। नहीं तो बाजार तो शैतान का जाल है, उसमें कोई फंसे बिना रह ही नहीं सकता। क्यों कहा शैतान का जाल? क्योंकि बाजार में इतनी सारी वस्तुएं रहती हैं, उनका आकर्षण ऐसा होता है कि हम न चाहकर भी वो वस्तुएं खरीद लेते हैं, चाहे हमारे काम की हो या नहीं हो। तो इसलिए यहाँ पर उस मित्र बताते हैं, लेखक मित्र के माध्यम से समझाते हैं कि बाजार जो है वो शैतान का जाल है, उसमें लोग फंसे बिना नहीं रह सकते। आगे लेखक कहते हैं, मैंने मन में कहा, ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप है और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। तो लेखक बताते हैं कि मैंने उनका सामान देखकर मनी मन ये सोचा कि बाजार आमंत्रित करता है, मतलब इनवाइट करता है कि आ जाओ, मुझे लूटो, मुझे देखो, देखने का कोई पैसा नहीं लगेगा। मेरा रूप है किस लिए? आखिर देखने के लिए तो है, नहीं देखोगे तो क्या करोगे, देखना ही पड़ेगा आपको। तो बाजार इस तरह से हमें विवश करता है। हम जब बाजार में घुसते हैं तो हर चीज़ जैसे हमें बुलाती है कि नहीं नहीं, आप मुझे देखो, आप उठाओ, ज़रा मेरा निरीक्षण करो, आप मुझे खरीदो, मुझे लूटो। तो इस तरह से बाजार हमें आमंत्रित करता है, हर चीज़ हमें आकर्षित करती है। इस आमंत्रण में ये खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। लेकिन जो ऊंचे दर्जे के मार्केट होते हैं उनका आमंत्रण मूक होता है, मतलब वो बुलाता नहीं है, आपको आमंत्रण नहीं देता, आप खुद ही उनके जाल में फंसते जाते हो, आप खुद ही आमंत्रित होते हो, आप खुद ही उनके पास चले जाते हो अपने आप से, और उससे चाह जगती है और अपने आप ही आपकी इच्छा जागृत होने लगती है कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। इस तरह से जो बड़े लेवल के मार्केट होते हैं वो आपको बुलाते नहीं, आमंत्रित नहीं करते, जबकि आप खुद ही आकर्षित होकर उनकी तरफ जाते हो, बिना बुलाए मेहमान बनते हो तब।
चा मतलब अभाव, यहाँ लेखक का मतलब है चा का मतलब है अभाव। जैसे जैसे ही आप मार्केट देखोगे बड़े लेवल का, आपको लगेगा कि अरे ये चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं, ये भी मैं ले लेता हूँ। तो उस टाइम आपको अंदर से कोई चीज़ की कमी महसूस होने लगती है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित। ओ तो बोलता है कि कोई भी जाता है बड़े लेवल के मार्केट में, तो ग्राहक जो होता है उसको ये लगता है कि यहाँ पर कितना सारा सामान है, मेरे पास तो ये है ही नहीं, मेरे पास तो कितना परिमित मतलब सीमित है, और यहाँ पर देखो कितना अतुलित है। अतुलित है मतलब जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। ओ कितना ये सब कितना कितना है यहाँ पर, तो मतलब ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह के भाव बड़े लेवल के मार्केट में आप घुसते हो तो आते हैं दिमाग में। कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। मैंने एक पाठ और पढ़ाया था, उपभोक्तावाद की संस्कृति। आप वो देखोगे तो उसमें भी यही बात बताई गई है कि उपभोक्तावाद क्या है कि हम मतलब मार्केट की बहुत सारी विज्ञापन से जो वस्तुएं होती हैं, विज्ञापन देख देख कर हम इतने भ्रमित हो जाते हैं कि मार्केट पहुंच जाते हैं वो सब चीज़ें खरीदने के लिए, और हमें ये पता ही नहीं होता कि वो हमारे लिए उपयोगी हैं या अनुपयोगी, वो हमारा कितना नुकसान कर सकती हैं, और हम उनके चक्कर में आकर अपनी जेब खाली करते रहते हैं। तो वो पाठ भी इस तरह का ही है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। फिर कोई अपने को न जाने तो बाजार का ये चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए ये बेकार बना डालता है। तो यहाँ लेखक बताते हैं कि मतलब ये बाजार में अगर आप चले जाओ, चौक बाजार में, तो वहाँ इंसान की इतनी कामनाएं बढ़ जाती हैं कि वो पागल हो जाता है, और साथ साथ उसमें असंतोष आ जाता है, उसमें तृष्णा आ जाती है, उसमें ईर्ष्या की भावना भी आ जाती है। तो असंतोष क्यों? जब उसके पास पैसा नहीं होता है तो असंतोष की भावना होती है कि उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। फिर उसमें तृष्णा क्यों? तृष्णा मतलब एक तरह से इच्छा होती है कि हर चीज़ को खरीदने की उसके अंदर इच्छा जागृत हो जाती है। और ईर्ष्या क्यों? कुछ लोग उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं लेकिन कुछ लोगों के पास उतनी फुर्सत नहीं होती खरीदने की। तो इस तरह से ये भाव उसके अंदर आ जाते हैं और वह घायल कर देते हैं ये सारे भाव मनुष्य को सदा के लिए। एक और मित्र की बात है। यह दोपहर के पहले के गए गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। अब एक मित्र की तो बात हमने पहले कर ली कि छोटी सी मामूली सी वस्तु लेने गए थे लेकिन आए तो पूरा बंडल भर भर के लाए। और अब दूसरे मित्र की बात कर रहे हैं कि ये बाजार तो गए थे लेकिन वहाँ से खाली हाथ ही आए। तो यहाँ पर देखो दिखाया है इस चित्र के माध्यम से कि ये कहता है मन तो करता है कि सभी कुछ खरीद लूँ। अब मैंने जो बात बताई ऊपर कि इस तरह से मनोकामनाएं बढ़ जाती हैं, तृष्णा बढ़ जाती है, असंतोष की इच्छा बढ़ जाती है। तो यही भाव यहाँ पर बताया है कि इतना सारा भरा भरा सब दिखता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ खरीद लूँ। न पैसा होते हुए भी ये इच्छाएँ जागृत हो जाती हैं। तो मित्र से पूछा लेखक ने, कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। वो मित्र क्या बोले? बाजार देखते रहे। तो लेखक पूछते हैं बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। तो मित्र ने बताया कि मैं तो सिर्फ बाजार ही देखा। तो फिर पूछते हैं लेखक महोदय आप लाए तो कुछ नहीं। तो मित्र महोदय जवाब देते हैं, हाँ ये समझना आता था कि न लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था, कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी न ले सका। तो मित्र महोदय क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि सब वस्तुएं उनको लेनी थी। तो फिर सोचा कि मैं कुछ भी ना लूँ, क्योंकि एक वस्तु को लूँ तो दूसरी वस्तु का ऐसे लग रहा था कि ये लूँ कि ये लूँ, इसलिए मैं इसी उधेड़ बुन में कुछ भी नहीं ले पाया। क्योंकि सभी कुछ तो लेने को जी हो रहा था और कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ को छोड़कर, कि मतलब लेना चाहता था तो मतलब बाकी सब छोड़ दूँ लेकिन सब कुछ ले लूँ। तो ये इस चक्कर में मैं कुछ भी नहीं लिया। मैंने कहा खूब।
पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं तो क्या चाहते हो, सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म होगा। आगे बताते हैं, बाजार में एक जादू है। वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। तो यहाँ पर लेखक बहुत अच्छी बात बताते हैं और ये प्रश्न में भी आ सकता है कि मन खाली का यहाँ पर क्या अर्थ है। लेखक यहाँ पर क्या बताते हैं कि बाजार एक जादू है और जिस तरह से चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही ये जादू भी, इसकी भी एक मर्यादा है कि ये कहाँ पर काम करता है। जेब भरी हो और मन खाली हो तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। मतलब अगर अपना मन खाली है, हमने कोई, मन खाली होने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे मन में कोई एक निश्चित बात नहीं है, कोई निश्चित वस्तु खरीदने का उद्देश्य नहीं है और अपना मन पूरी तरह खाली है और हम जेब भर के ऐसे ही निरुद्देश्य से बाजार में निकल गए, जहाँ हमें पता ही नहीं कि हमारी मंजिल क्या है, हमें लेना क्या है। तो वहाँ पर बाजार का असर खूब होता है। समझ गए स्टूडेंट्स, बाजार का असर क्यों होता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें लेना क्या है और हम बाजार में जाकर मतलब जो चीज़ से हम आकर्षित होते हैं वहाँ का हम खरीद लेते हैं और वहाँ वो असर दिखाई देता है बाजार का। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। तो मतलब जेब आपकी खाली है और मन आपका भरा हुआ नहीं है तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीज़ों पर निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। आपका मतलब मन पूरी तरह से खाली है तो सारी चीज़ें आपके मन में अपने आप आएंगी कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। लेकिन अगर आपका मन भरा हुआ है तो आप जल्दी से बाजारवाद के चक्कर में नहीं आओगे। सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहु यातायात आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक भी मिल जाती है। तो हम जो वस्तुएं हम दिखावे की जिंदगी में आकर कुछ वस्तुएं खरीद कर अपने स्वाभिमान को तो ऊंचा बना लेते हैं, लेकिन अपना अभिमान उसमें चला जाता है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि बाजार की सारी चीज़ें मतलब आकर्षित करती हैं तो उनको लेना ही चाहिए। लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि अगर रेशमी डोरी से आपको जकड़ दिया जाए तो क्या आप जकड़न को कम महसूस करोगे? जकड़े तो गए हो ना, चाहे वो डोरी रेशमी ही हो। मतलब कठोर रस्सी से आपको बांधे या रेशमी डोरी से आपको बांधे, लेकिन बन तो गए ना, जकड़ तो गए ना, किसी के चक्कर में तो आ गए ना, फंस तो गए ना। ये लेखक कहना चाहते हैं। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। अंत में लेखक बता रहे हैं कि इस जादू से हम कैसे बच सकते हैं। ये है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो। पहली बात, आप इस जादू से कब बच सकते हैं? जब भी बाजार जाओ मन खाली नहीं होना चाहिए। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। जब आपका मन खाली हो तब बाजार नहीं जाना चाहिए। इस वाक्य के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि जब भी बाजार जाओ उस समय आपका मन खाली नहीं होना चाहिए। बाजार जाने का निर्णय तब भी लो जब आपके मन में कोई बात हो, कुछ खरीदने की इच्छा हो और वो आवश्यकता से परिपूर्ण हो, वह उद्देश्य सहित हो। मतलब आपका कुछ सामान खरीदने का उद्देश्य होना चाहिए, तभी आप बाजार निकलो, नहीं तो बाजार मत जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार में फैला का फैला ही रह जाएगा। मतलब आपके मन में लक्ष्य है, एक उद्देश्य है कि मुझे ये ही सामान खरीदने के लिए बाजार जाना है,
तो बाजार चाहे कितना भी भरा हो, कितना भी आकर्षित वस्तुओं से भरा हुआ हो, आप उसके जाल में नहीं फंसोगे, तो वो धरा का धरा रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, तब वह आपको मतलब अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी कि हम इस काम के लिए निकले और हमने ये खरीद लिया और हमारा लक्ष्य पूरा हुआ। तब बाजार तुम्हें कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। तब बाजार की भी सार्थकता सिद्ध होगी, क्योंकि बाजार होते किस लिए हैं? आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो आपकी आवश्यकता की पूर्ति हुई, इससे बाजार की सार्थकता भी सिद्ध हो गई। बाजार की असली कृतार्थता है कि आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा तो वह शून्य हो जाएगा। तो यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि सभी ये ना समझे कि मन खाली रहे। मन खाली होने का मतलब एक तरह से मन बंद हो जाना है। तो मन को बंद होना ना समझे, नहीं तो फिर मन कुछ सोच ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर मन को शून्य नहीं होने देना है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, से सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, ये झूठ है। और अगर इच्छा निरोध स्तव का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह सब तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। तो वो बोलते हैं कि शून्य का भाव सिर्फ ईश्वर से जुड़ा है, और ईश्वर अपने आप में पूर्ण है। उसको कुछ उसके बारे में कुछ टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो शेष है वो पूरा का पूरा अपूर्ण है। और सारी इच्छाओं का आप निरोध कर लोगे, अब मतलब मन को एकदम ही खाली कर दोगे, सब इच्छाओं को ही छोड़ दोगे, तो वह सब झूठ है। और अगर इच्छा निरोध स्तव का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। मतलब ऐसा तप करोगे कि आपकी इच्छाओं का ही आपने निरोध कर लिया, तो वो ऐसा तप फिर झूठ है। तो आगे लेखक बताते हैं, ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का ये जीतना नहीं है। जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। ये तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। तो क्या कहना चाहते हैं? लोभ का ये जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार है। तो लोभ से ग्रस्त होकर इंसान अगर कुछ करता है तो वह तो लोभ की ही जीत हुई। तो लोभ को जीतने नहीं देना है, फिर तो आदमी की हार हो जाएगी। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीयता के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? कहने का मतलब ये है कि बाजार तो रहेंगे और आपको जाना भी चाहिए। अगर आप आंख फोड़ लोगे और कोई चीज़ को किसी के दर्शन से बचने का प्रयास करोगे, तो फिर ये कैसा उपाय है? ऐसा उपाय नहीं करना है आपको। बाजार, मैं ये नहीं कहता कि आप बाजार मत जाओ, आप बाजार जाओ, लेकिन आपको क्या करना चाहिए ये पहले सोचकर जाओ। कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। मतलब लेखक कहते हैं कि आप ये सोचो कि मन को एकदम ही बंद रखें और कोई भी वस्तु ना खरीदें, कोई भी चीज़ की इच्छा ही ना रखें, तो ये तो एकदम गलत बात है। क्या आप बंद आँखों से सपने नहीं लेते? आप सोचते हो कि आंखें बंद कर लेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, हम किसी के बारे में भी नहीं सोच लेंगे। तो लेकिन क्या आंखें बंद होने पर आपको सपने नहीं आते? और वो सपने क्या आपका चैन खराब नहीं करते, भंग नहीं करते? नींद चैन सब भंग कर देते हैं। तो वैसे ही आप मतलब मन को एकदम से बांध कर नहीं रख सकते।
वह अकारत है, ये तो हठ वाला योग है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इसमें मन कृश भले ही हो जाए और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है। तो आप अगर मन को एकदम से ही बंद कर लोगे, मतलब उसको शून्य ही कर लोगे, उसमें इच्छा जागृत करने की चाह ही नहीं आने दोगे, तो वह तो एक तरफ से संकीर्ण सोच हो जाएगी और विराट की जगह क्षुद्र हो जाएगी। संकीर्ण और एकदम क्षुद्र नीच सोच हो जाएगी। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अगर हम हमारे अंदर ये चीज़ होती कि हम अपने आप को पूरी तरह से ही बंद कर लें, शून्य कर लें, तो फिर हम तो परमात्मा से भी ऊपर होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की शक्ति के साथ होता है। तो इंसान अपूर्ण है, इसके लिए वह रोज रोज कुछ ना कुछ सीखता है। अगर पूर्ण होता तो उसको सीखने सिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं और ठगे जाते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान आता है कि हम ठगे गए हैं, फिर से ये गलती ना करें। लेकिन जो पूर्ण होता है वह तो कभी ठगा ही नहीं जाएगा, उसको ज्ञान फिर कहाँ से आएगा। तो जो हम तो अपूर्ण है, और अपूर्ण है इसलिए हम हैं, और आगे बढ़ने की राह हमें मिलती रहती है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल का कुल नहीं है। तो मतलब मन को हम रोकने की कोशिश ना करें, लेकिन उसको जो अप्रयोजनीय है, मतलब जिस चीज़ का प्रयोजन नहीं है, वो बात पे हमें विचार करना चाहिए। पड़ोस में एक महानुभव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। ये काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय है। तो एक महानुभव के बारे में बताते हैं कि लोग उन्हें भगत जी कहते हैं और वो हमेशा चूरन बेचते हैं, और 6 आने से ज़्यादा उन्होंने आज तक पैसे उसके नहीं कमाए। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते, क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। बंदे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। मतलब वो लिमिट में ही अपना व्यापार करते हैं, न तो थोक व्यापारियों को देते हैं और न ही बड़े व्यापारियों को देते हैं, और न कोई एडवांस में ऑर्डर लेते हैं। वो बस इतना ही चूरन बेचते हैं कि 6 आने की कमाई हो जाए, और लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। उनका एक निश्चित उद्देश्य है कि मुझे 6 आने ही कमाना है। अगर फिर भी चूरन बच गया तो वो फ्री में सबको बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन से लापरवाही नहीं हुई, और कभी रोग होता भी तो मैंने उन्हें नहीं देखा है। न तो कभी किसी को कोई रोग हुआ, और न ही उन्होंने 6 आने से ज़्यादा कभी पैसे कमाए, और न ही उन्होंने चूरन बेचते समय कोई लापरवाही की। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता, क्योंकि उनका मन खाली नहीं है। उनके मन में एक लक्ष्य है कि मुझे 6 आने की ही कमाई करनी है। तो इसके लिए वो उतना ही बेचते हैं और उतना ही कमाते हैं। उनके ऊपर बाजार का कोई जादू नहीं चला। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ।
जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्सर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे तो ये हो सकता है कि वह चूरन वाला भक्त हम लोगों के सामने एकदम नाचिज आदमी हो। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। अब क्या प्राप्त है वो लेखक बताते हैं। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होंगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज ही न हो जाती होंगी? तो यहाँ लेखक क्या बताते हैं कि पैसा भी उनके सामने दया की भीख मांगता है कि मुझे लो। मतलब वह चूरन जो बेचता है तो वह उतना ही बेचता है कि 6 आने की कमाई करनी है उसको, ज़्यादा की कमाई उसके पास आ रही है कि मुझे लो मुझे लो, लेकिन फिर भी वो नहीं लेते। तो उनका वो अडिग है, मतलब वो डिगते नहीं है पैसों के सामने। वो घुटने नहीं टेकते अपने, जबकि पैसे उनके सामने लग जाते हैं कि देखो कितना हमने इनको लालच दिया लेकिन फिर भी ये नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से पैसों को ही कुंठित होकर रह जाना पड़ता है, लेकिन वो अपने आप में अडिग है, निश्चयवान है। इसके लिए बाजार का उन पर जादू नहीं चलता। हम भले ही कितने भी समझदार हों, ज्ञानी हों, हमें बहुत सारी मार्केट की जानकारी है, लेकिन फिर भी लेखक बोलते हैं कि हम इतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी उस नाचिज इंसान के सामने बहुत छोटे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बाजार वार करता है लेकिन उनके ऊपर बाजार वार नहीं करता है, नहीं कर सकता है। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही की धूल उड़ती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई। तो लेखक कहते हैं कि मैं पैदल चल रहा हूँ और मेरे बाजू से एक मोटरसाइकिल निकल गई, तो मैं तो एकदम से जैसे मेरे हृदय के ऊपर से आर पार हो गई तलवार। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देखकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। तो मेरे मन में तो आग लग गई कि देखो वह मोटर पर जा रहा है और तुम पैदल जा रहे हो, तुम्हें ये नसीब नहीं है, तुम इससे वंचित हो। ये मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों की यहाँ हुआ। तो उस समय हमारा मन क्या बोलता है कि हे भगवान, हम उनकी संतान होती तो हमारे पास भी ये चीज़ होती। हमारे माँ बाप ऐसे हैं कि हमें इन चीज़ों से वंचित रखे हुए हैं। काश हम मोटर वाले की संतान होते तो हमें हमारे पास भी मोटर होती। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा मैं मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। तो वह व्यंग जो ये कहता है कि देखो मैं मोटर वाला हूँ और तुम तो वंचित हो, तो उसमें इतनी शक्ति है कि अपने वालों के प्रति मुझे विमुख कर सकता है। लेकिन क्या लोक वैभव की ये व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। तो ये लोक वैभव की ये व्यंग्य शक्ति है, वह मनुष्य के आगे चूर चूर कर देती है, चूर चूर ही नहीं पानी पानी कर देती है। तो वह क्या बल है इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। आगे लेखक कहते हैं कि उस बल को नाम जो दो, वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपार जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं, प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि मैं शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा
और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है कि इंसान जितनी धन को संचित करने की इच्छा रखेगा, जितनी तृष्णा रखेगा, उतना ही वह निर्बल होता जाएगा। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की और चेतना पर जड़ की विजय है। हाँ, तो आगे लेखक बताते हैं कि एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जयराम किया। मैंने भी जयराम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार की किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इसमें तनिक भी ये नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहे की लाचारी उन्हें नहीं थी, जो कि अक्सर दूसरे लोग चौक बाजार में जाकर भौचक्के रह जाते हैं, सामान को देखकर बड़ी बड़ी आंखें फाड़ लेते हैं और वहाँ उन वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं। ये बात भगत जी में बिल्कुल नहीं दिखाई दी। व्यवहार में पसो पेश उन्हें नहीं था, खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं, कहीं भगत नहीं रुकते। तो लेखक बताते हैं कि भगत को बिल्कुल भी मतलब बाजार के आकर्षण ने प्रभावित नहीं किया। बड़े बड़े फैंसी स्टोर भी आए और भी वस्तुएं दिखी, लेकिन वहाँ से वो हंसते हंसते निकल गए। किसी भी वस्तु का जादू नहीं चला उनके ऊपर, सब माल वैसा का वैसा पड़ा रहा, उन्होंने किसी को भी नहीं टच किया। रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। तो पूरा बाजार उनके लिए उपयोगी तभी है जब उनके काम का सामान वहाँ पर है, नहीं तो पूरा बाजार उनके लिए अनुपयोगी है, उनके लिए उपयोगी है ही नहीं। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया, फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो गया। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए तो वह कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव से ले लिया गया। इससे आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। तो चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह गई, क्योंकि भगत जी ने कुछ भी चीज़ों को देखा तक नहीं, कोई भी आकर्षण उन्हें अपने जाल में नहीं फंसा पाया। उनको जो लेना था बस वो लिया, बाकी सारा बाजार उनके लिए न के बराबर था। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते। तो देखो, बाजार की सार्थकता किस में है? जब हम अपने ज़रूरत की चीज़ लेंगे तभी बाजार की सार्थकता है। अगर हम जा रहे हैं तो अपनी उपयोगी चीज़ बाजार से लें, और बाजार का काम क्या है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति बाजार का काम है, तो हमें भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति ही बाजार से करनी चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। तभी हमारी भी सार्थकता है और बाजार की भी सार्थकता है। नहीं तो क्या होगा? एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही हम बाजार को देंगे।
और न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न ही उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव की हास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। एक की हानि में दूसरे का लाभ दिखता है। अगर हम किसी को अपना सामान बेचते हैं तो हमें अपने लाभ की पड़ी रहती है और सामने वाले को भी अपने लाभ की पड़ी रहती है। तो अगर किसी का लाभ होता है तो एक की हानि ज़रूर होती है। और ये बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है कि ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है और निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है। वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो ऐसा बाजार सरासर गलत है जहाँ पर किसी एक की ही लाभ की को बढ़ावा मिलता है। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, आपको अच्छे से ये पाठ बाजार दर्शन समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे जो कि बोर्ड की एग्जाम में आए हुए हैं और कौन से संभावित प्रश्न आ सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे।